हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और एक कॉम्प्लिकेटेड मगर ज़बरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया हूँ। गुनाह होता है, मुजरिम भी पकड़ा जाता है, मगर क्या हर बार मुजरिम ही गलत होता है? कभी कभी किसी गुनाह के पीछे ऐसी सच्चाई छुपी होती है जो कभी दुनिया के सामने नहीं आती। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। याकोहामा शहर के बाहर नदी के किनारे दो लोग जा रहे होते हैं कि अचानक पीछे से चलता आदमी सामने वाले के सर पे कोई भारी चीज मारता है और उसे मार डालता है। फिर वह उस आदमी की लाश पे पेट्रोल डाल के उसे जला देता है। कुछ दिन गुजरते हैं। बीएच लॉ फर्म के दो पार्टनर्स विक्टोरिया और हिरोशी अपने असिस्टेंट रॉजर के साथ जेल में एक मर्डरर तकाशी से मिलने जा रहे हैं, जिस पर रॉबरी और मर्डर का इल्जाम रखा गया है। तकाशी ने थॉमस नाम के आदमी का मर्डर किया है और उसने अपना जुर्म भी मान लिया है। हिरोशी को लगता है इन हालात में तकाशी को फांसी ही होगी। विटोरी बताता है कि तकाशी हर बार उसका स्टेटमेंट बदलता रहता है, जिससे वो कंफ्यूज हुआ है। अब जब तकाशी सामने आता है तो पता चलता है ये वही आदमी है जिसने मूवी की शुरुआत में मर्डर किया था। विटोरी तकाशी से कहता है आज के बाद उसका केस हिरोशी हैंडल करने वाला है। यहाँ पता चलता है कि 30 साल पहले तकाशी ने एक आदमी का मर्डर किया था। कोर्ट में जब वह केस लड़ा गया तो उस केस के जज इसी हिरोशी के पिता गोसुका थे। उन्होंने उस वक्त तकाशी को फांसी न देकर 30 साल की सजा दी थी। तकाशी हाल ही में जेल से छूटकर आया था। हिरोशी तकाशी से पूछता है कि तुमने थॉमस का मर्डर क्यों किया जबकि तुम उसके फैक्ट्री में वर्कर थे। तकाशी बताता है कि उसे पैसे की जरूरत थी, उस पे कर्जा था। उसने थॉमस से पैसे मांगे थे मगर उसने मना किया क्योंकि थॉमस ने तकाशी को 1 महीने पहले ही फैक्ट्री में चोरी करने के जुर्म में काम पे से निकाल दिया था। तकाशी बताता है मैंने उस रात बहुत शराब पी थी तो मुझे होश नहीं था। थॉमस को मारने का मेरा इरादा नहीं था मगर वह नशे में हो गया। वह सुन के विटोरी उससे कहता है कि पिछली बार तुमने अलग स्टेटमेंट दिया था कि तुम थॉमस से बदला लेना चाहते थे। तकाशी सफाई देता है कि वो कभी कभी भूल जाता है। थॉमस की लाश को जलाते वक्त तकाशी का हाथ भी जल गया था। हिरोशी पूछता है कि लाश को जलाने के लिए तुम्हें आइन वक्त पे पेट्रोल कहाँ से मिला। तकाशी बताता है कि आधे घंटे की दूरी पे फैक्ट्री थी, वहीं से उसने पेट्रोल उठाया। अब तकाशी एक लेटर हिरोशी को देता है और उससे कहता है कि वो ये लेटर थॉमस की फैमिली को दे। हिरोशी विटोरी से कहता है कि अगर हम कोर्ट में ये साबित करें कि तकाशी का इरादा सिर्फ रॉबरी का था, मर्डर का नहीं, मतलब मर्डर प्री प्लान नहीं था, तो शायद तकाशी को फांसी से बचाया जा सकता है। विटोरी को एक केस जीतने की आशा बिल्कुल नहीं है क्योंकि तकाशी 30 साल पहले भी मर्डर कर चुका है। हिरोशी को पता चलता है कि तकाशी को एक लड़की भी है जो पिछले 30 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं है। अब हिरोशी और रॉजर दोनों मर्डर लोकेशन पे जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो लंगड़ा कर चल रही है। उन्हें देख के वो चली जाती है। मर्डर स्पॉट को देख के हिरोशी हैरान होता है क्योंकि उस जगह क्रॉस का निशान बना हुआ है। हिरोशी समझ नहीं पाता कि वो कोइंसिडेंस है या जानबूझ के किया गया है। अब हिरोशी मर्डर वाली रात के फुटेज देखता है जो टैक्सी के डैश कैम से लिए गए हैं, जिसमें तकाशी 1 बजे टैक्सी में बैठते हुए दिखाई देता है। टैक्सी में बैठने के बाद तकाशी थॉमस का चुराया हुआ वॉलेट निकालता है तो किसी स्मेल की वजह से वो टैक्सी की विंडो खोल देता है। हिरोशी समझ जाता है वॉलेट से पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, मगर क्यों? क्योंकि अगर कोई चोरी के इरादे से मर्डर करेगा तो मर्डर के तुरंत बाद वो पहले वॉलेट निकालेगा फिर लाश को जलाएगा। मगर यहाँ तकाशी ने थॉमस पे पेट्रोल डाला, बाद में उसने उसका वॉलेट निकाला जिससे वॉलेट पे पेट्रोल लग गया। जाहिर है मर्डर का इरादा चोरी नहीं था। सरकारी वकील मेगन उनसे कहती है कि तकाशी की फांसी पक्की है। हिरोशी अब जानना चाहता है कि मर्डर का असली मोटिव क्या था, तो वह थॉमस के घर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसी अपाहिज लड़की से होती है जो उसे क्राइम सीन पे दिखी थी। वह थॉमस की लड़की साकी होती है। अब हिरोशी थॉमस की वाइफ मिट्सू को तकाशी का लेटर देता है जिसमें उसने थॉमस की फैमिली से माफी मांगी होती है, मगर मिट्सू अपने पति के मर्डर को लेके इतनी गुस्सा है कि वह हिरोशी को माफ नहीं करना चाहती, तो वह उसके लेटर को फाड़ देती है। अब हिरोशी रॉजर के साथ थॉमस की फूड फैक्ट्री जाता है तो उसे पता चलता है फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स किसी न किसी जुर्म में जेल की सजा काट के आए हैं। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। हिरोशी विटोरी से कहता है कि मर्डर करने के पीछे कुछ अलग मकसद था। रॉबरी का तो बनाव किया गया है, थॉमस का मर्डर करके उसे जलाना ये प्री प्लान नहीं था, वरना तकाशी पहले से ही पेट्रोल रेडी रखता। और फैक्ट्री से इतनी दूर नदी किनारे थॉमस आया क्यों, ये भी सवाल खड़ा होता है। विटोरी को नहीं लगता कि सिर्फ नौकरी से निकाले जाने की वजह से तकाशी मर्डर का कदम उठा सकता है। तो अब केस लड़ा जाए तो किस बेसिस पे? यहाँ एक दिन किसी सुपरमार्केट से हिरोशी को फोन आता है कि उसकी लड़की ने सुपरमार्केट से कुछ चोरी किया है। हिरोशी अपनी बेटी युका से पूछता है कि उसने चोरी क्यों की, तो वह बताती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी मगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं, तो मैंने एक कदम उठाया।
इस बहाने आप मुझे बचाने भाग के चले आए। यहाँ पता चलता है कि हिरोशी का डिवोर्स हुआ है और काम के चक्कर में वो अपनी लड़की को वक्त नहीं दे पा रहा। यहाँ ये तीनों तकाशी से मिलने फिर से जेल आते हैं। विटोरी को गारंटी होती है कि आज तकाशी और एक नया स्टेटमेंट देगा। अब जैसे ही तकाशी आता है, विटोरी उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें तकाशी का इंटरव्यू छपा है, जो उसने पिछले हफ्ते एक जर्नलिस्ट को दिया था, जिसमें तकाशी ने कहा होता है थॉमस की वाइफ मिट्सू ने उसे अपने पति का मर्डर करने की सुपारी दी थी क्योंकि उसे थॉमस के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे, जो है 80 मिलियन। विटोरी उससे पूछता है ये उसने पहले क्यों नहीं बताया। हिरोशी को तकाशी के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि थॉमस के मर्डर के 1 महीने पहले मिट्सू के अकाउंट से तकाशी के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर हुए हैं। मतलब तकाशी ने थॉमस का मर्डर मिट्सू के कहने पे किया था। केस में नया मोड़ आता है, मगर इस तरह मर्डर करने की सजा फांसी है। तकाशी के झूठ बोलने की वजह से केस और बिगड़ जाता है, मगर अब मिट्सू को भी कोर्ट में खींच सकते हैं। यही सोच के हिरोशी तकाशी से पूछता है कि मिट्सू ने उसे मर्डर करने के लिए फोन पे से कहा था या वो पर्सनली मिलने आई थी। तकाशी बताता है उसने फोन पे से मैसेज किया था। तो अब हिरोशी फैसला करता है कि मर्डर कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे केस लड़ा जा सकता है। या मिट्सू मीडिया से कहती है कि तकाशी झूठ बोल रहा है। हिरोशी को लगता है कि ऐसा साबित किया जाए कि तकाशी और मिट्सू के बीच संबंध थे, जिसे लेके थॉमस का मर्डर हुआ, तो तकाशी की फांसी बच सकती है, क्योंकि फिर मर्डर में उसके साथ मिट्सू भी उसकी साथी बन जाती है। मगर तकाशी सच बोलने को तैयार नहीं। तो अब मर्डर का मोटिव रॉबरी से रिवेंज, रिवेंज से इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेशंस पे आ जाता है। अब पिटीशन फाइल करने के लिए जज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों वकीलों को बुलाता है। मेगन जज से कहती है कि तकाशी का ये नया स्टेटमेंट बेबुनियाद है। ऑलरेडी 30 साल की सजा काटा हुआ मुजरिम एक खानदानी औरत पे इल्जाम लगा रहा है जिसके कोई सबूत नहीं। हिरोशी जज से कहता है कि वो कोर्ट में मिट्सू और उसकी लड़की साकी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेगा। हिरोशी बताता है कि वह तकाशी की लड़की मेगा को भी कोर्ट में लाने की सोच रहा है, जिसे जज मान जाता है। अब हिरोशी तकाशी के घर जाता है। वह घर मालकिन को मिट्सू का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या यह औरत कभी यहाँ आया करती थी। मालकिन बताती है कि यह औरत तो कभी नहीं आई, मगर एक लड़की तकाशी को मिलने आया करती थी जो पैर से अपाहिज है। हिरोशी समझ जाता है वह साकी की बात कर रही है। अब वह क्यूरियस होता है कि साकी तकाशी से मिलने क्यों आती थी। हिरोशी को पता चलता है कि तकाशी ने 2 पेट बर्ड्स पाले थे, मगर वो मर गए, जिसे तकाशी ने नीचे दफन किया है। अब जब हिरोशी उस जगह जाता है तो उसे दिखता है तकाशी ने वहाँ बिल्कुल वैसा ही क्रॉस बनाया है जैसा क्राइम सीन पे था। मगर जब हिरोशी उस जगह खोदता है तो वहाँ उसे सिर्फ एक बर्ड का स्केलेटन मिलता है, दूसरे का नहीं, जिससे हिरोशी हैरान होता है। वो जेल जाके तकाशी को इसके बारे में पूछता है। तकाशी बताता है कि एक मर गया तो दूसरा उड़ गया, मगर बाहर इतनी ठंड में वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। हिरोशी उससे कहता है तुमने मर्डर के 1 दिन पहले उसे आजाद किया, जैसे तुम्हें पता था तुम्हारे पकड़े जाने के बाद वो बिना देखभाल के मर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने उस महीने का रेंट एडवांस में घर मालकिन को दिया। मतलब मर्डर का प्लान तुमने पहले से किया था। तकाशी बताता है कि उसे थोड़ा बहुत भविष्य समझ में आता है। अब वह कांच के पीछे से हिरोशी के हाथ को छू के उसे बताता है कि हिरोशी को एक लड़की है जो अपने डैडी के प्यार को तरस रही है। वह सुन के हिरोशी शॉक होता है। अब हिरोशी साकी पे नजर रखता है क्योंकि वह तकाशी को घर जाके मिला करती थी। उसे रॉजर से पता चलता है कि फैक्ट्री की छत से नीचे गिरने की वजह से साकी के पैर की हड्डी टूटी, मगर वह एक्सीडेंट था या सुसाइड की कोशिश, ये कोई नहीं जानता। हिरोशी जब अपने ऑफिस आता है तो उसके डैडी गोसुका उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो 30 साल पहले के तकाशी केस में जज थे। वह उस पुरानी केस के डिटेल्स हिरोशी को देते हैं। रात को वो हिरोशी से कहते हैं कि उन्हें 30 साल पहले के उनके उस जजमेंट पे अफसोस हो रहा है। अगर उस वक्त वो तकाशी को फांसी देते तो आज का ये थॉमस का मर्डर नहीं होता। अब हिरोशी रॉजर के साथ तकाशी की बेटी मेगा को ढूंढने होकाइडो जाता है, जो तकाशी का होम टाउन था। 30 साल पहले उस क्राइम को जिस डिटेक्टिव ने हैंडल किया था उसे हिरोशी मिलता है। उससे हिरोशी को पता चलता है कि 30 साल पहले उस वक्त कई फैक्ट्रीज बंद हुई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। तकाशी की भी नौकरी चली गई। उसे उसकी लड़की मेगा के पैर के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने एक गुंडे से पैसे उधार लिए। गुंडे ने पैसे वसूलने के लिए मेगा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो तकाशी ने उसका मर्डर किया। केस को कोर्ट में रिवेंज के बेसिस पे लड़ा गया और तकाशी की फांसी बच गई। वो डिटेक्टिव बताता है कि वैसे तो तकाशी भला आदमी है, मगर तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब हिरोशी उस पब जाता है जहाँ मेगा काम करती है। मेगा का बॉयफ्रेंड बताता है कि मेगा टोक्यो गई है और वो अपने मर्डरर पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उल्टा वो चाहती है कि उसके क्रिमिनल पिता को फांसी हो। या खुद तकाशी नहीं चाहता
कि उसकी लड़की को विटनेस की तौर पे कटघरे में खड़ा किया जाए। हिरोशी को लगता है कि कोर्ट में तकाशी के कैरेक्टर को सुधारा जाए तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है, क्योंकि पहला मर्डर उसने अपनी लड़की के खातिर किया था। तकाशी हिरोशी से कहता है कि उसे थॉमस का मर्डर करने का अफसोस नहीं, उसके हिसाब से थॉमस मौत डिजर्व करता था। ऐसे लोगों को मारना यही एक सॉल्यूशन होता है। अब हिरोशी को शक होने लगता है कि मर्डर के पीछे कोई और वजह है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उन्हें मर्डर जैसा गलत काम करना पड़ता है। तकाशी भी उसी सिचुएशन का शिकार है। अब हिरोशी साकी से मिलता है। वो बताती है कि वह तकाशी से मिला करती थी, मगर वह उसे बेटी की नजर से देखता था। हिरोशी साकी को बताता है कि वह इसलिए क्योंकि उसे तुम में उसकी लड़की मेघा नजर आती थी, जिसने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वह भी एक पैर से तुम्हारी तरह अपाहिज थी। वह सुन के साकी इमोशनल होती है। यहाँ शाम को इंश्योरेंस कंपनी के लोग पॉलिसी क्लेम को लेके मिट्सू को परेशान करते हैं, मगर वो उन्हें अवॉइड करती है। यहाँ पता चलता है कि मिट्सू को तो इंश्योरेंस के पैसे की पड़ी है। माँ बेटी दोनों की बातों से पता चलता है कि थॉमस के मर्डर की असली वजह उन दोनों को पता है। मिट्सू साकी से कहती है कि सच्चाई अगर दुनिया के सामने आई तो फूड फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। साकी उससे कहती है कि फ्रॉड करके कंपनी चलाने से बेटर है उसे बंद किया जाए। अब मिट्सू साकी को वार्न करती है कि कोर्ट में वो अपना मुंह बंद रखे। यहाँ ताकाशी की स्टोरी से हिरोशी का मन परिवर्तन हुआ है। वो अपने बेटी के लिए वक्त निकालने का फैसला करता है, जिससे युका भी सरप्राइज होती है। वह नहीं चाहता उसकी बेटी उससे नफरत करे जैसे तकाशी की बेटी उससे करती है। अब अगले दिन हिरोशी तकाशी से मिलता है और उससे कहता है सरकारी वकील ये इल्जाम रखेंगे कि थॉमस का मर्डर एक रॉबरी मर्डर है, तो उसे साफ इनकार करना है। हमें यही मुद्दा रखना है कि मिट्सू ने तुम्हें थॉमस का मर्डर करने को कहा था। तकाशी हिरोशी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मेरी इस मिट्सू वाली स्टोरी में सच्चाई है? तकाशी की बात सुन के हिरोशी शॉक होता है। तकाशी हिरोशी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है थॉमस के मर्डर के पीछे असली वजह क्या हो सकती है? मैंने थॉमस को क्यों मारा? क्या तुम सच्चाई जानना नहीं चाहते? हिरोशी उससे कहता है मर्डर तुमने किया है, तुम बताओ मर्डर के पीछे की असली वजह क्या है? तकाशी हिरोशी से कहता है तुम्हें पता है ना, मेरे पास 2 बर्ड्स थे। मर्डर के कुछ दिन पहले उसमें से एक बीमार हो गया तो मैंने उसे मार दिया और दफन किया, तो दूसरे को आज़ाद कर दिया। मैं नहीं चाहता था बीमार बर्ड की वजह से दूसरा सफ़र करे। हर एक को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तकाशी बताता है मेरे माँ बाप, यहाँ तक कि मेरी पत्नी की जल्दी मौत हुई, उन्हें तकदीर ने मारा। मैं अपनी बेटी की परवरिश के लिए पीछे जिंदा रह गया। हर कोई पहले से नसीब लिख के आता है, इसमें मेरी क्या गलती? हमारी जिंदगी का फैसला हमारे हाथ होना चाहिए, जज के हाथ में नहीं। अब दूसरे दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू होती है। तकाशी के ऊपर थॉमस को लूट के उसकी हत्या करने का जुर्म रखा जाता है। तकाशी इन इल्जामों को इनकार करता है। वह कहता है कि मिट्सू के कहने पे उसने थॉमस की हत्या की। तो अब हिरोशी कोर्ट के सामने मिट्सू के मोबाइल से किया गया वो मैसेज दिखाता है जो थॉमस के मर्डर के 2 हफ्ते पहले किया गया था, मगर उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ थॉमस मरे। मिट्सू कहती है कि वो मैसेज उसने नहीं किया। अब हिरोशी उससे पूछता है कि उसने मर्डर के 1 हफ्ते पहले तकाशी के अकाउंट में 5 लाख क्यों ट्रांसफर किए। मिट्सू बताती है उसका बैंक अकाउंट थॉमस हैंडल करता था, तो उसी ने उसके अकाउंट से तकाशी के अकाउंट में वह अमाउंट ट्रांसफर की। उसके पीछे की वजह वह नहीं जानती। हिरोशी मिट्सू से कहता है कि तुमने तकाशी को प्रॉमिस किया कि अगर वो थॉमस को मारता है तो तुम उसे इंश्योरेंस के पैसे में से 10 मिलियन दोगी। मिट्सू कहती है ये सब झूठ है। वह सुन के वहाँ बैठी साकी डिस्टर्ब होती है। कोर्ट के बाद वह हिरोशी के ऑफिस जाती है। वह हिरोशी और विटोरी से कहती है कि वो मैसेज उसने किया था। अब साकी बताती है कि उसके और तकाशी के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता बन गया था, तो उसने तकाशी को वह राज की बात बताई जो उसने दिल में दबा के रखी थी कि थॉमस अपनी ही बेटी पे यानी साकी पे दुराचार करता था, उसे एब्यूज करता था। मिट्सू ये बात जानती थी, मगर अपने पति के खिलाफ जाने के बदले वो चुप रही। तो तकाशी ने साकी के खातिर थॉमस का मर्डर किया। विटोरी उससे पूछता है कि क्या विटनेस बॉक्स में आके वो ये सब बताएगी। तकाशी को फांसी से बचाने के लिए साकी तैयार होती है। साकी की बात सुन के दोनों हैरान होते हैं। साकी बताती है कि थॉमस के अत्याचारों से तंग आके उसने फैक्ट्री की छत से कूद के सुसाइड करने की कोशिश भी की, मगर उसमें सिर्फ उसका पैर अपाहिज हुआ। हिरोशी साकी से कहता है कि भरे कोर्ट में उसे काफी नाजुक सवाल पूछे जाएंगे, क्या वो उसके लिए तैयार है? साकी हाँ कहती है। हिरोशी साकी से पूछता है कि अचानक उसने ये सब कहने का फैसला क्यों किया। साकी कहती है कि मैं मेरी माँ की तरह चुप नहीं रहना चाहती। दूसरे दिन हिरोशी तकाशी से मिलता है और उससे कहता है कि साकी ने उसे सब सच्चाई बताई है और कोर्ट में आके वह गवाही देने के लिए भी तैयार है। वह सुन के तकाशी शॉक होता है। हिरोशी तकाशी से कहता है कि तुम साकी को अपनी बेटी मानने लगे थे और 30 साल पहले तुमने जो अपनी बेटी के लिए किया वही इस बार साकी के लिए किया।
तकाशी हंस के कहता है कि साकी सरासर झूठ बोल रही है। हिरोशी पूछता है वह तुम्हें बचाने के लिए इतना झूठ क्यों बोलेगी, और तुम्हारे कहने पे तुम्हारा बॉस थॉमस इतनी रात नदी किनारे आएगा तो नहीं, मगर साकी के कहने पे वो जरूर आएगा। तकाशी कहता है कि थॉमस की मजबूरी थी जो वह मेरे कहने पे नदी किनारे आया। दरअसल थॉमस अपनी फूड फैक्ट्री में मिलावट करके फूड प्रोडक्ट बनाता था, उन पर ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगा के उन्हें मार्केट में सप्लाई करता था, जिसमें मैं उसका साथ देता था। इसलिए उसने फैक्ट्री में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले वर्कर रखे और उसी के लिए उसने मुझे वह 5 लाख दिए। उसने मुझे फैक्ट्री से निकाला नहीं, बल्कि रात को हमारा ये काला धंधा चलता था। कुछ जरूरी डिस्कशन हो तो हम नदी किनारे आके डिस्कस करते थे। हिरोशी उससे पूछता है एक पिता अपनी लड़की पे दुराचार करता था और ये बात तुम नजरअंदाज करते थे, ये बात तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। तकाशी चुप हो जाता है। अब तकाशी कहता है हाँ, मैंने थॉमस का मर्डर नहीं किया, मगर सच्चाई यही तक रहे तो बेटर है। और हालात भी ऐसे है कि अगर मैं ये बात किसी को कहूंगा तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं रखेगा। विटोरी ने भी यही कहा था कि अगर मैं कन्फेस करूंगा तो मुझे जेल होगी और अगर अपोज करूंगा तो फांसी होगी। उस लड़की की बदनामी से तो मुझे जेल जाना मंजूर है, और वैसे भी मैं दुनिया से उगता गया हूँ, जेल में मुझे सुकून मिलेगा। अब कम से कम तुम तो मुझ पे बिलीव करो। हिरोशी तकाशी से कहता है मैं तुम्हारा वकील हूँ, सच्चाई जानने के बावजूद मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में नहीं सड़ा सकता। तकाशी हिरोशी से कहता है कि कुछ भी हो जाए सच्चाई कोर्ट के सामने नहीं आनी चाहिए। ऑफिस आने के बाद हिरोशी विटोरी से कहता है कि तकाशी के बेगुनाही का कोई विटनेस भी नहीं, और अगर वह इस बार सच बोल रहा है तो साकी झूठ बोल रही है। दूसरे दिन हिरोशी कोर्ट में आता है तो वहाँ साकी उसका इंतजार कर रही होती है। वह साकी से कहता है तुमने कहा तुम्हारे कहने पे तकाशी ने थॉमस का मर्डर किया, मगर तकाशी कह रहा है उसने मर्डर किया ही नहीं। इसका मतलब ये है वह इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें बचा रहा है, मतलब साफ है मर्डर तुमने किया है। साकी हिरोशी से कहती है कि वो विटनेस बॉक्स में आके कोर्ट को सच्चाई बताना चाहेगी। अब केस शुरू होता है। साकी को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता है। मेगन साकी से पूछती है कि क्या उसे लगता है रॉबरी के इरादे से तकाशी ने उसके फादर को मारा। साकी कहती है कि तकाशी पैसे के लिए थॉमस को नहीं मार सकता, वह चाहती है कि तकाशी को मौत की सजा ना हो। तकाशी कोर्ट से कहता है कि थॉमस ने उसे नौकरी से निकाला, उसका गुस्सा उसे था तो उसने फैक्ट्री के नीचे ही थॉमस से उसका वॉलेट छीना, मगर उसका मर्डर नहीं किया, तो उसे मर्डर का आरोप मंजूर नहीं। अब अचानक तकाशी अपना स्टेटमेंट बदल के जज से कहता है कि सरकारी वकील मेगन ने उससे कहा कि अगर वह उसका जुर्म कबूलेगा तो उसे फांसी नहीं होगी, मगर मैंने मर्डर किया नहीं तो मैं जुर्म भी नहीं कबूल करूंगा, चाहे कोर्ट विश्वास रखे या ना रखे। मैंने थॉमस का मर्डर नहीं किया। अब जज दोनों वकीलों को अपने चेंबर में बुला के पूछता है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि जूरी ने तो तकाशी को मुजरिम करार दिया है। विटोरिया और मेगन चाहते हैं कि जज अपना फैसला सुनाए। अब जज कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हैं। बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करना, सरकारी वकील पे झूठा आरोप रखना, जुर्म से बचने के लिए बिना किसी सबूत के विक्टिम की वाइफ को इन्वॉल्व करना, एक्यूज की मर्डर की हिस्ट्री और उसका अपने जुर्म को न मानना, इस बेसिस पे जज तकाशी को रॉबरी और मर्डर के जुर्म में मुजरिम मानते हुए फांसी की सजा सुनाती है। तकाशी हिरोशी को आखिरी बार थैंक यू कहता है और वहां बैठी साकी से बिना कुछ कहे जेल की तरफ निकलता है। साकी से पता चलता है कि उस रात साकी थॉमस को लुभा के नदी किनारे लेके आई। तकाशी ने थॉमस को बेहोश किया तो साकी ने थॉमस पे रेंच के वार करके उसे मार डाला, फिर उसे पेट्रोल डाल के जला दिया। साकी हिरोशी से कहती है कि आज मुझे पता चला इंसाफ नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। दूसरे दिन हिरोशी तकाशी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने जानबूझ के फांसी क्यों स्वीकार की, अगर तुम जुर्म मानते तो उम्र कैद होती। तकाशी उससे कहता है कि उसे डर लग रहा था कि प्रेशर की वजह से साकी कोर्ट को कोई सच्चाई ना बता दे, उसे उसकी बदनामी मंजूर नहीं थी। तकाशी हिरोशी से कहता है कि पहले मुझे लगा था मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मगर अब लगता है इस बहाने मैं किसी के काम तो आया। एक लड़की के लिए 30 साल जेल काटी तो दूसरी लड़की के लिए फांसी चढ़ने जा रहा हूँ। अब तकाशी हिरोशी को बताता है ना पहला मर्डर मैंने किया था ना दूसरा मर्डर मैंने किया, हाँ मगर ये तीसरा मर्डर मैंने जरूर किया है। खुद को फांसी की तरफ झोंक के मैंने खुद का मर्डर ही तो किया है। हिरोशी उसे देखता रह जाता है। अब हिरोशी रोड के चौराहे पे आके खड़ा होता है। वो यही सोचता है जिंदगी ऐसी ही है, हमारे सामने कई रास्ते होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, उनमें से सही रास्ता चुनना आसान नहीं, क्या पता कौन सा रास्ता कहाँ ले जाए। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।